हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जाने माने उद्योगपति और भारत के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक गौतम अडानी के अगेंस्ट में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। आज ही सुबह सुबह ये खबरें आनी शुरू हो गई और इसी के कारण आज की चर्चा में हम लोग इस खबर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर ये आरोप क्यों लगाए गए, किस आधार पर लगाए गए और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये आरोप भारत की किसी संस्था के द्वारा नहीं लगाए गए हैं, बल्कि अमेरिका के SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा लगाए गए हैं। SEC के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो जिस तरीके से भारत में मार्केट रेगुलेटरी के तौर पर सेबी की भूमिका होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तौर पर जाना जाता है, तो उसी हिसाब से अमेरिका में भी एक कमीशन है, एक आयोग है जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग की संज्ञा दी जाती है। इसी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आपने बहुत बड़े पैमाने पर घूसखोरी की है, आपने रिश्वत दी है और इस लिहाज से हम आपके ऊपर कुछ आरोप तय करते हैं। आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर, जब गौतम अडानी भारतीय उद्योगपति हैं तो अमेरिका के द्वारा इस तरीके से आरोप क्यों लगाया गया है? क्या उन्होंने अमेरिका में कुछ ऐसा किया है? क्या अमेरिका में कुछ इस तरीके से गतिविधियां की गई हैं? सब हम लोग एक एक करके समझेंगे, बातचीत करेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एक और महत्वपूर्ण मामला इनसे जुड़ा हुआ रहा था 2023 के आसपास में, जबकि हिंडनबर्ग फर्म के द्वारा भी इनके अगेंस्ट में, इनकी कुछ गतिविधियों के अगेंस्ट में आरोप लगाए गए थे। तो वो आरोप इस वर्तमान आरोप से किस तरीके से अलग है, इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी दे दूं। यदि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहता है और उसको लगता है कि GS की तैयारी करने में अभी भी कमियां हैं और आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, आपके मन में हमेशा एक उधेड़ बुन मची रहती है कि आखिर किस तरीके से अपने GS के विषय को एक बेहतर आधार प्रदान करें, तो आपके लिए ये P2I फाउंडेशन बैच बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसकी शुरुआत 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से की जा रही है। इस बैच में कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि 1000 आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिल रही हैं, जिसके जरिए आप बिना कहीं इधर उधर गए हुए आराम से घर में बैठ करके और सभी विषयों की जो कक्षाएं हैं पाठ्यक्रम से संबंधित, वो सभी कक्षाएं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही जो CSET और ASE की कक्षाएं हैं वो भी आपको इसी बैच के अंतर्गत बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिल रही हैं। आपको नियमित तौर पर PT और मेंस के स्तर पर अभ्यास करवाया जाएगा और आपको एक मेंटरशिप की सुविधा भी मिल रही है, जिसके जरिए एक मेंटर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और इस लिहाज से ये कोर्स आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इन सारी विशेषताओं को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट नाउ दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 28,999 रुपये में दोस्तों ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी GS की संपूर्ण तैयारी, GS के पेपर 1, 2, 3, 4, ASE, CSET, इन सभी की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो घटनाक्रम है इसको एक एक करके समझने से पहले मैं आपको इस फ्रेम के माध्यम से ही जो बातें हैं वो एक क्रक्स के तौर पर एक आसान भाषा में समझा देता हूं, ताकि आप आगे की जो गतिविधियां हैं उसको बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अड़चन के समझ सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाया है, 2 चित्र बनाए हैं, जिसमें एक तरफ मैंने आपको रखा है। आप मान लीजिए कि कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कपड़े की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई फैक्ट्री यदि हम स्थापित करेंगे तो कपड़ा यदि हम बनाएंगे बहुत बड़ी तादाद में, तो
कपड़ा खरीदने के लिए भी तो हमारे पास एक मोटा क्रेता होना चाहिए ना, खरीदार होना चाहिए, तभी तो वो हमारा कपड़ा खरीदेगा। तो आप थोक क्रेता की तलाश में हैं कि भाई ऐसा कोई मेरे पास में थोक क्रेता है, यानी कि कोई ऐसा कपड़ा खरीदने वाला है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हमसे कपड़ा खरीदे। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो थोक क्रेता होगा, क्या ये नहीं चाहेगा कि इनके पास में भी खुदरा क्रेता है ना, सामान्य जो शहरों में, छोटे छोटे शहरों में रहने वाले जो दुकानदार हैं, वो चाहेंगे कि इस थोक क्रेता से हम जो कपड़ा है वो खरीदें और देन फिर हम जहाँ जहाँ भी हमारी दुकानें हैं हम वहाँ पर इनको बेचें और लोगों को कपड़ा बेच करके हम भी मुनाफा कमाएं। तो ये एक चेन के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखो अड़चन क्या आ सकती है। अड़चन ये आ सकती है, मान लीजिए आपने कपड़े की फैक्ट्री खोलने का विचार तो बनाया, लेकिन जो थोक विक्रेता जिससे आप चाह रहे थे कि वो आपका कपड़ा खरीदेगा, उसने क्या किया, उसने मना कर दिया। मना इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि उसके पास कोई खुदरा विक्रेता आएगा ही नहीं, कोई ऐसा दुकानदार आएगा ही नहीं जो कि उससे कपड़ा खरीदे। ठीक है जी। अच्छा, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं इस खुदरा क्रेता के पास में, इस दुकानदार के पास में, और आप इसे पुश कर रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा कुछ पैसा दे रहे हैं कि अरे भाई आप इनसे कपड़ा खरीदिए, तो ये भी आपसे कपड़ा खरीदेंगे। आ रही है बात समझ में? अच्छा, जो आपने इन्हें घूस दिया है, ये आपने अपने पैसे से घूस नहीं दिया है, आपने एक व्यक्ति से पैसा मांगा है, निवेश करवाया है, कहा कि अरे आप थोड़ा सा, हम कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपने इन्हें बताया नहीं कि आपने इस व्यक्ति को घूस देने के लिए दरअसल ये इन्वेस्टमेंट करवाया है। गेटिंग इट और नॉट? और इस तरीके से ये जो एक चेन है, ये चेन शुरू हुआ। जो अभी SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसमें यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसको मैं लैंग्वेज में आगे बता दूंगा और स्पष्टता से बता दूंगा ताकि आप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझ सकें। इस डायग्राम के जरिए मैंने आपको मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है कि आखिर मामला क्या कुछ चल रहा है। अब इसी को यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम से हम जोड़ करके देखते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी समूह से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। और आपको पता है कि आज के समय में नवीकरणीय ऊर्जा को कितना अधिक महत्व दिया जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अडानी की ग्रीन एनर्जी द्वारा और भी एक महत्वपूर्ण कंपनी है, इन दोनों के सहयोग से SECI जो कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का सौर ऊर्जा निगम है, इसके साथ में बातचीत की गई। इन्होंने कहा कि आप हमसे सौर ऊर्जा खरीदिए, सोलर एनर्जी आप हमसे खरीदिए। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि भाई ये सोलर एनर्जी तभी तो खरीदेंगे ना जब इनके पास भी कोई खरीदने वाला हो। वही वाली बात हो गई कि जब इनके पास कोई खरीदने वाला होगा तभी तो आपसे खरीदेंगे। तो इनके पास राज्य विद्युत कंपनियां आई ही नहीं कि इनको सोलर एनर्जी चाहिए। जब नहीं आई तो इन्होंने भी अडानी से नहीं खरीदा। ठीक है जी। अब अडानी ने क्या किया, यानी कि इनके द्वारा क्या किया गया कि इनके द्वारा राज्य विद्युत कंपनियों से कांटेक्ट करने के लिए, इनको पुश करने के लिए भारत के जो भी सरकारी अधिकारी रहे, इन भारतीय सरकारी अधिकारियों को घूस दिया गया कि आप इन कंपनियों को पुश कीजिए ताकि वो इनसे सोलर एनर्जी खरीदें, सौर ऊर्जा खरीदें, और जब ये इनसे सौर ऊर्जा खरीदेंगे तो ये भी हमसे सौर ऊर्जा खरीदेंगे और इससे हमको अंततः मुनाफा ही मुनाफा होगा। ध्यान रखिएगा कि ये आज की बात नहीं है, साल 2019-20 से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ये संभावना जताई जा रही थी कि आगामी 20 साल में $2 बिलियन से भी अधिक का मुनाफा होगा टैक्स वैक्स काटने के बाद।
समझ रहे हैं ना, $2 बिलियन का मुनाफा होने की संभावना जताई जा रही थी और इस तरीके से इस काम को अंजाम देने की कोशिश की गई। अब जब अडानी समूह के द्वारा यहाँ पर भारत के सरकारी अधिकारियों को घूस देने की कोशिश की गई तो इन्होंने फिर वही बात कि एक्स व्यक्ति को कहा कि आप हम में निवेश कीजिए, आप हमारे यहाँ पर निवेश कीजिए, और इस निवेश के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये निवेश दरअसल हम घूस देने के लिए करवा रहे हैं। और जब SEC को पता चला कि अरे साहब ये तो गड़बड़ है ना, ये जो निवेश करवाया जा रहा है ये तो एक तरीके से घूस दिया जा रहा है, तब मामला फंस गया और अब जाकर करके इसको लेकर के जो आगे की गतिविधियां हैं वो देखी जा रही हैं। ये मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया। अब इसी को दोस्तों हम लोग एक एक करके समझते हैं कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 8 लोगों पर अमेरिका में आरोप तय किए गए हैं। बिजली कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 2029 करोड़ रुपए, मानकर चलिए कि लगभग $265 मिलियन के रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। आई थिंक अब आपके दिमाग में पूरा का पूरा स्केच सामने आ रहा होगा। इसके अलावा अरबों डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है ना। यहाँ पर आप फिर से मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, यही है कि अरबों डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों को झूठ बोला गया, तो वही बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। अच्छा, धन जुटाने के लिए रिकॉर्ड में भी हेराफेरी की गई, इसका भी आरोप लगाया गया। अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEC, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, इसके द्वारा ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की गई है और इस लिहाज से एक धांधली की स्थिति यहाँ पर बनती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी गौतम अडानी और सागर अडानी पर ये आरोप तय किए गए। साथ ही एक जो और महत्वपूर्ण एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड है, सूचीबद्ध है, उसका नाम है एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड, उसके कार्यकारी सिरिल कैबिनेट पर भी इस आरोप को तय माना गया है। गेटिंग इट ऑन आउट। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं। पूरे मामले को यदि यहाँ पर देखा जाए तो 2019-20 के से ही जो अडानी की इन कंपनियों ने अमेरिकी निवेशकों से झूठा दावा कर फंड की उगाही करनी शुरू की। दावा ये था कि सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम जो SECI है, ध्यान रखिएगा कि जो ये SECI है यह एक नवरत्न कंपनी है भैया, है ना। साल 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, में स्थापित, बात समझ में आ रही है। तो सौर ऊर्जा की आपूर्ति के बदले अडानी की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। बात आ रही है समझ में। SECI ने अडानी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये दावा किया गया। इससे अडानी समूह को $2 बिलियन का मुनाफा कमाने की उम्मीद दर्शाई गई। ये सारी बातें मैंने आपको ब्रीफ में अभी बताई हैं, ठीक है जी। चूंकि SECI को यह बिजली खरीदने के लिए कोई राज्य बिजली वितरण कंपनी नहीं मिल पाई, इसलिए वह अडानी समूह और एज्योर पावर के साथ संबंधित बिजली खरीद समझौता उस समय नहीं कर पाई, जो कि मैंने यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से बताया, है ना। कोई भी राज्य विद्युत कंपनी इसके पास गई ही नहीं, तो ये कैसे खरीदते। और ऐसे में ही इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा घूस देने की बात की गई। इसके बाद 2020 के आसपास अडानी की कंपनीज ने अन्य आरोपियों के साथ भारतीय सरकारी अधिकारियों को राज्य बिजली वितरण कंपनी को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौता करने के बदले रिश्वत देने की योजना तैयार की गई। इन्होंने आपस में एक स्कीम तैयार किया कि देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम इन अधिकारियों को पैसा देंगे, वो पुश करेंगे और वो फिर SECI से खरीदेंगे और तब SECI हमसे खरीदेगा। ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो गई। यहाँ पर ये बातें अभी तक निकल करके सामने आ रही हैं, है ना। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना अभी मुश्किल है, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो SEC है अमेरिका का, उसने ये सारे आरोप तय किए हैं। अब अडानी ग्रुप के द्वारा क्या उसका रिफ्लेक्शन आता है, क्या उसके द्वारा अपनी बातें कही जाती हैं, ये आगे देखने वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा, यह तथ्य अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया जिनसे अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए। उनसे छिपाया गया, उनको ये नहीं बताया गया कि देखिए हम रिश्वत देने के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, निवेश करवा रहे हैं। गेटिंग इट। अच्छा, इसके बाद कथित तौर पर 2020 से 2024 के बीच में रिश्वत दी गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश के एक
बहुत ही कद्दावर अधिकारी, बहुत ही उच्च पदस्थ अधिकारी को लगभग 1750 करोड़ रुपए का भ्रष्ट भुगतान किया गया इसके बदले में, है ना, कि आप आंध्र प्रदेश की जो राज्य विद्युत कंपनियां हैं उनको आप पुश कीजिए कि वो SECI से सौर ऊर्जा खरीदे। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई। समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा, 1750 करोड़ रुपए, बाप रे बाप, माय गॉड, है ना। 1 करोड़ भी यदि मिल जाए तो आदमी एकदम फूल करके गुब्बारा बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये स्थिति है। खैर, तो अमेरिका में अब ये मामला क्यों उठा, जो कि अभी मैं आपसे कह भी रहा था। देखो, निश्चित तौर पर रिश्वतखोरी का जो यह मामला है, चूंकि भारतीय अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, फिर भी अमेरिकी कानून उसे भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है यदि वे अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से संबंधित हों। चूंकि अमेरिका के निवेशक भी इसमें शामिल हैं ना, कुछ जो वैश्विक वित्तीय संस्थान है वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन अमेरिका के निवेशक भी इसमें शामिल हैं, है ना। तो इस कारण से जो SEC है उसने ये स्टैंड लिया है। तो विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के मद्देनजर अमेरिका के इस आयोग के द्वारा ये स्टैंड उठाया गया है। यह अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अब जो एक अन्य मामला निकल करके यहाँ पर सामने आ रहा है कि आखिर हिंडनबर्ग फर्म के द्वारा जो आरोप लगाया गया था उससे ये मामला किस तरीके से भिन्न है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो SEC ने आरोप लगाया है उसमें रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है कि इन्होंने धोखा दिया है, गलत बातें बताई हैं, झूठ बोला है और रिश्वत दिया है, ये आरोप लगाया गया है। जब हम हिंडनबर्ग वाले मामले की बात करें तो उसमें अडानी समूह पर स्टॉक में बड़े पैमाने पर हेर फेर करने का आरोप लगाया गया था, अकाउंटिंग के स्तर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और टैक्स हेवन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था, जिससे बाजार में गिरावट आए। उसमें शॉर्ट सेलिंग नाम से एक टर्म चर्चा में रहा था। शॉर्ट सेलिंग को लेकर के आरोप लगाया गया था कि जो अडानी ग्रुप है इसने शॉर्ट सेलिंग के जरिए अपने लेवल पर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ इसी कारण से इनके अगेंस्ट में आरोप लगाया गया था। हालांकि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ तक कहा गया इसी साल जनवरी 2024 में ही कि जो भारत में सेबी है, सेबी ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। खूब इसको लेकर के विरोध भी हुआ था कि सेबी जो है उस तरीके से जांच करने में सक्षम नहीं है, तो बेहतर यह है कि किसी अन्य संस्था को दिया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेबी सक्षम है और वही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। इस तरीके का यह मामला सामने आया था। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा बच्चों बता दूं कि जो एक शॉर्ट सेलिंग की बात हिंडनबर्ग मामले में सामने आई थी वो क्या है। हिंडनबर्ग फर्म के द्वारा अडानी ग्रुप पर शॉर्ट सेलिंग से जुड़े आरोप 2023 में सामने आए थे। जो ये शॉर्ट सेलिंग है ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा मोटी भाषा में समझा देता हूँ। देखो होता है क्या कि मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से एक किताब खरीदते हैं, सॉरी किताब खरीदते नहीं हैं बल्कि किताब आप उससे बोरो करते हैं कि यार मुझे गोदान जो पुस्तक है मुझे 10 दिन के लिए दे दो। ठीक है, आपका फ्रेंड मना नहीं करेगा कि चलो भैया 10 दिन के लिए तुम मांग रहे हो, हम तुमको 10 दिन के लिए ये किताब दे देंगे। आपने किताब ले लिया, बोरो किया, है ना, बोरो ही तो कहेंगे ना भैया कि चलो हमने आपसे 10 दिन के लिए मांग लिया है। ठीक है जी, आपने चालाकी क्या की, ये जो किताब है, गोदान जो पुस्तक है, आपने एक्स व्यक्ति को बेच दिया। आपने इससे बोरो किया है लेकिन आपने इस व्यक्ति को बेच दिया। कितने रुपए में? 50 रुपए में। ठीक है भैया। अच्छा, गोदान पुस्तक की कीमत
बाद में 10 दिन के बाद क्या हुई कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गोदान किताब आ गई, चूँकि यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन आने वाला था, हिंदी साहित्य के बच्चे खूब किताबें खरीद रहे थे, और ऐसे में क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा हो गई तो फिर पुस्तक की कीमत घट गई। आपने फिर क्या किया कि ये जो पुस्तक है ₹30 में खरीद लिया, है ना, मार्केट से खरीद लिया, ज़रूरी नहीं है कि एक्स से ही खरीदेंगे, मार्केट से आपने खरीद लिया, ठीक है ना। तो आपने ये किताब खरीद ली, 10 दिन बाद ₹30 में, आपने इसे ₹50 में बेचा था और मार्केट से आपने ₹30 में खरीद ली। आपने इसे लौटा दिया कि लो यार, मैंने तुमसे गोदान पुस्तक ली थी, मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया। आप भी खुश, ये भी खुश, क्योंकि इसको कितने का फ़ायदा हो गया बताइए? इसमें ₹20 का इसको फ़ायदा हो गया, क्योंकि 50 में इसने बेचा, ₹30 में खरीदा, इसने ₹30 मार्केट को दिया, ₹20 का इसको मुनाफा हो गया बैठे बैठे। ना इसकी अपनी कोई किताब थी, ना कुछ था, बैठे बैठे इस व्यक्ति को यानी कि आपको ₹20 का मुनाफा हो गया। ये है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब बहुत ही अल्प समय के लिए और एक अजीबोगरीब स्थिति में हमने वस्तु को बेचा। कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर अडानी ग्रुप पर भी लागू हुई। इस तरीके का आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप के द्वारा भी इस तरीके से ही जो शॉर्ट सेलर है उसने मान लीजिए कि 5 शेयर खरीदे, है ना, और 5 शेयर खरीद करके इसे बेच दिया मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में बेच दिया 5 शेयर को, मान लीजिए कि ₹400 में, है ना। मैं बस बहुत ही मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ, ₹400 में बेच दिया गया। और ये खरीदा नहीं है बल्कि इसने बोरो लिया है ना, बोरो लिया है कि कुछ दिन के लिए हमें आप 5 शेयर दे दीजिए। जैसे ही मार्केट में इसका मूल्य घटा, इसने क्या किया, शेयर खरीद लिया ₹200 में। यही 5 शेयर ₹200 में खरीद लिया, और ये 5 शेयर जब ₹200 में खरीद लिया तो फिर वापस इसको कर दिया गया कि लीजिए आप अपना 5 शेयर वापस ले लीजिए, हमने आपसे लिया था, ठीक है। इस व्यक्ति को, इस शॉर्ट सेलर को कितने रुपए का मुनाफा हो गया? ₹200 का मुनाफा हो गया बैठे बैठे। आ रही है बात समझ में? तो ये है शॉर्ट सेलिंग, और इसी संदर्भ में ये आरोप लगाया गया था कि ये तो भाई आप गलत काम कर रहे हैं, है ना, आप निवेशकों को ये कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, निवेशक को पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर निकल करके सामने आई थी। तो ये एक अलग डायमेंशन था, और वर्तमान में हम लोगों ने जिस डायमेंशन की बात की सौर ऊर्जा के संदर्भ में, रिश्वतखोरी और घूसखोरी के संदर्भ में, वो एक अलग कंटेक्स्ट है। गेटिंग इट? तो ये जो टॉपिक है दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, या फिर जो जीएस के पेपर 3 के कंटेक्स्ट में आर्थिक गतिविधियों को लेकर के जानकारियां आपको होनी चाहिए। इस संदर्भ में ये इस टॉपिक की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। अडानी ग्रुप के द्वारा जो वर्तमान में गतिविधियां चलाई जा रही हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही रुचिकर है। निश्चित तौर पर इस टॉपिक से आपने वर्तमान वस्तु स्थिति को समझा होगा, जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। साथ ही फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप P2I फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, और जीएस की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे से करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपकी सहायता कर सकता है, हर स्तर पर आप की सहायता कर सकता है। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए 28,999 रुपये में एफोर्डेबल फ़ी पर, और एक बेहतर तैयारी के साथ, बेहतर कंटेंट की उपलब्धता के साथ और बेहतर मार्गदर्शन के साथ आप अपनी जीएस की तैयारी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे इस मेल आईडी पर जुड़ सकते हैं dilip.kumar@studiiq.com। ये मेरा मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम आईडी है dilip.kumar@02। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ।
ठीक है, आज के टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।